Department's statewide lectures. Myself, Gayatri Dilip Kumar Wagh from Goregaon East MPS Secondary School. So, student, we are within the huge gap. In the last sessions, we are discussing about the post-World War political developments, the first chapter of political science. So let us take a review on this lesson that we have discussed. That first one is interdependence. So as we know that all the countries of the world are depend on each other for so many reasons. Okay, and because of that, all countries are depend on other countries. Maybe they are small, maybe they are big, maybe they are poor, maybe they are rich, but they are depend on each other to fulfill their needs. It is called as independence, interdependence. Okay, and this system, the interdependence, is the important feature in the international system or today's global system. And to make this interdependence, so as we know that we are making relations with the other nations. So there are different types of policies that every nation international. So these policies for interdealing and also to maintain all the relations with the other nations. Each and every nation have some foreign policies. So foreign policies is a set of pre-established strategies designed and systematically to manage a country's relationships with other nations. They are structured that regulate international political deals. मतलब कि अगर हमारा नेशन किसी और नेशन के साथ में जब डील करता है, ठीक है, तो जब हम डील करते हैं तो हमारी पॉलिसीज जो है उनके सामने रखी जाती है और उस पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग वो डीलिंग करते हैं. तो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या है? देखिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवेरेनिटी. इसका मतलब है कि जो भी देश हमारे साथ में डील करेगा या फिर हम किसी और के साथ में डील करेंगे, तब हमें टेरिटरी मतलब हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो बाउंड्रीज है देश की, तो वो उसको कोई धक्का नहीं देगा, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेगा. और उसके साथ में सोवेरेनिटी मतलब हम जो इंडिपेंडेंट है, हमारी इंडिपेंडेंस के जो है नजर नहीं रखेगा या फिर हमको कोई हराने की कोशिश नहीं करेगा, हम पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा. मे भी हो सकता है कि हम दूसरे देशों के साथ में बहुत बड़ा डील कर रहे हैं, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि डीलिंग्स के लिए हमको लोन लेना पड़ता है, ठीक है, हम लोग इंटरनेशनल बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन उस लोन के बदले हम अपने देश को नहीं दे सकते, ठीक है. तो दैट इज द सोवेरेनिटी. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई देश हमें कोई बड़ी चीज दे रहा है तो या फिर हमारे साथ बड़ी डील कर रहा है तो उस हमारे देश में होने वाले जितने भी आगे के मुद्दे हैं तो उसके डिसीजंस वो लेगा, ऐसा भी नहीं है. हम भले ही किसी भी बड़े देश के साथ डील करें या फिर छोटे से देश के साथ में डील करें, ना हम किसी और देश के ऊपर कब्जा करेंगे, ना कोई देश हमारे ऊपर कब्जा करेगा. ओके, आफ्टर म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना ही कोई हमारे साथ में जबरदस्ती करेगा. म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनेशनल इंटरनल अफेयर्स. कोई भी देश अगर हमारे साथ में डीलिंग करता है तो ना हम उसके इंटरनल अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या फिर हमारी राय देंगे, ना ही वो हमारी कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स में अपना इंटरफेरेंस करेंगे. ओके, आफ्टर दैट इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. हमेशा दोनों देशों का भला होना चाहिए, ऐसा ही सोचा जाएगा. दोनों इक्वल रहने चाहिए, ऐसा ही सोचा जाएगा. भले ही मे बी द अदर correspondent country is big or small, rich or poor, किसी भी तरह से हो, जो हमारे सामने वाली जो कंट्री है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं उसके साथ में हम समान भाव रखेंगे, ना ही कोई बड़ा रहेगा ना ही कोई छोटा रहेगा, ठीक है. और दोनों के फायदे हो ऐसे ही डीलिंग जो है वो की जाएगी. और लास्ट वन इज पीस फॉर एक्सीडेंट, मतलब कि
जो भी हमारे बीच में डील्स हो रही हैं देशों के बीच में, तो उससे दुनिया भर में पीस ही रहना चाहिए, शांति ही बनी रहनी चाहिए। ऐसी कोई डीलिंग नहीं होगी जिससे कि हमारे दोनों देशों के बीच में या फिर कोई और देश के बीच में हम लोग वॉर करें या फिर कोई परेशानी करें। ऐसा कोई हम काम नहीं करेंगे। तो ये सब है हमारी इंडिया's फॉरेन पॉलिसी। After that, we had discussed that the world which we have seen today, that which is very developed and very extreme. तो ये सब हमारे हमें जो दिख रहा है, जो आज का वर्ल्ड है, जो हम देख रहे हैं, जो इतना डेवलप है, एक्चुअली वो पहले से ही इतना डेवलप नहीं था। And world have faced two huge wars, that is World War number 1 and World War number 2. World War 1 and 2, they have responsible for this extreme change जो हुआ। उसके बाद में सारा चेंजेस हमको देखने को मिला वर्ल्ड में। एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे तो बहुत ही ज्यादा जो ये वर्ल्ड है वो चेंज हो गया। सो जब हम अपने क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुई उसकी हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत बड़ी प्लेस जो है वो अपनी। तो सबसे पहले हमें वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना चाहिए। सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जिस was fought between 1914 to 1918। इन टाइम के दरमियान ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ा गया बिटवीन अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। सो अलाइड पावर्स में आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका। आफ्टर दैट सेंट्रल पावर में आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की एंड बुल्गारिया। ओके, व्हाई दे आर फॉट? दे आर फॉट टू बी अ सुप्रीम पावर। हमारे पास में कितना पावर है ये शो करने के लिए वॉर्स हुई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ झगड़े हुए और इसके कारण वॉर हुई, क्योंकि ये जो टाइम था वो धीरे 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 डेवलपमेंट कर रहे थे। वेपन्स डेवलपमेंट कर रही थी, उसके बाद में मिलिट्री डेवलपमेंट कर रही थी। तो ये सब हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमारा एरिया जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए अलाइंड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स इनके बीच में ये जो वॉर हुई। तो आफ्टर दैट वॉर, एज वी नो, वॉर इज ऑलवेज वेरी खतरनाक होती है। मतलब जो वॉर होती है वो हमेशा हमको दुख ही देके जाती है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करके जाती है। तो वर्ल्ड वॉर जो हुआ फर्स्ट, उसके अंदर मिलिट्रिज्म, अलायंस, इम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये चार जो मुद्दे थे इनको मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ा गया। बट व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट में क्या हुआ कि जर्मनी जो है उसने सरेंडर कर दिया, ठीक है। जर्मनी जो है वो हार गई, मतलब सेंट्रल पावर जो है वो हार गई। फिर अलायंस पावर टेरिटरी ऑफ वर्सेल्स, जिसमें जो टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ वर्सेल्स, ये साइन की गई, जिसके अंदर ऐसे दिखाया बताया गया कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसका रिस्पॉन्सिबल जर्मनी है, और इसके लिए जर्मनी को पे करना पड़ेगा। मतलब जितना भी नुकसान हुआ, जो भी नुकसान हुआ, अब अलायंस पावर अकेली तो थी नहीं, उसके अंदर जितने भी देश आ रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका, इसके अंदर जो भी बड़ा नुकसान हुआ है वो सारे नुकसान की भरपाई जो है वो जर्मनी करेगा, ठीक है। ये रिजल्ट हुआ। और अगेन एज दे शो दैट दिस वर्ल्ड वॉर had created a extreme damage of human, extreme damage of earth, क्योंकि वेपन्स का यूज हुआ वहां पे, इसके कारण जो अर्थ है उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ। ह्यूमन बीइंग जो है की डेथ हुई, क्योंकि मिलिट्री थी, मिलिट्री होने के कारण उसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, मैन होते हैं, तो उनका मरना, वो मरे। इतने सारे 4 साल तक जब ये वॉर हुआ तो इतना सारा बहुत बड़ा एक डैमेज जो हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड में लीग ऑफ नेशन इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये किया, डिक्लेयर किया कि अब वॉर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अर्थ को डैमेज सहन करना पड़ता है, ठीक है, वर्ल्ड को तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, तो इसलिए इसके आगे कोई भी वॉर नहीं होगी,
ठीक है, इसलिए लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो लीग ऑफ नेशन क्या करती थी, जितने भी कुछ ऐसे देश हुआ करते थे जिसके अंदर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, मतलब झगड़े हुआ करते थे बाउंड्री को लेके या फिर आर्म्स को लेके, ऐसे जो छोटे मोटे झगड़े चलते थे आपस में देशों के, तो वो उन प्रॉब्लम्स का निपटारा कर देते थे। इसलिए लीग ऑफ नेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बट क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, अब हर एक को अपनी पावर जो है वो समझ में आ रही थी। तो तब यूरोप जो था, तो यूरोप जो था ये बहुत बड़ा कंट्री था। तो तब यूरोप को ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा कंट्री हूँ तो मुझे सुपर पावर मिलनी चाहिए। और अगेन फिर से, क्योंकि छोटे छोटे, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छोटे छोटे रीजन्स तैयार हो गए, कॉलोनीज तैयार हो गई, और फिर ये जो कॉलोनीज है, इन कॉलोनीज के बीच में ही अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए फिर से वॉर स्टार्ट हुआ। और इसलिए फर्स्ट जो हम लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि उस लीग ऑफ नेशन में जो लीडर्स थे वो भी कहीं जाके इन कॉलोनीज के ही थे। तो वो अपने देश के बारे में सोचते थे, अपने देश को बड़ा करने के बारे में, के अंदर नेशनल कॉपरेशन नहीं था। ठीक है, तो ये सब होने के कारण लीग ऑफ नेशन का जो फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बना था, वो फेल हो गया। और फेल होने के कारण राइज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो लड़ी गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टू मेजर कंट्रीज थी, एक्सिस पावर्स एंड अलाइड पावर्स। तो एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली एंड जापान, जो कि ये तीनों अपने आप को सुपर पावर्स बोल रहे थे। वर्सेस था उनके यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन एंड कनाडा। तो इन दोनों के बीच में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ। सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ उसके अंदर मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो यूज किए गए। मतलब तब के टाइम में, क्योंकि एडवांस हो चुका था, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही थी धीरे धीरे, तो मिलिट्री में नए नए वेपन्स आ रहे थे, नए नए टाइप के आर्मरी आ रही थी। तो ये आर्मरी, ये जो वेपन्स है इसका यूज किया जा रहा था, और उसी के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स भी उनके पास में थे। तो न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के पास में था, तो उसने जापान में हिरोशिमा नागासाकी में, लेकिन ये जो प्लास्टिक मूवमेंट हुआ न्यूक्लियर वेपन से, तो इससे बहुत बड़े जो बरसात है वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो ये वेपन यूज करने के बाद में फिर से ऐसा बताया गया कि अब वर्ल्ड में कोई वॉर नहीं होगा, क्योंकि अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भी बहुत बड़ा डैमेज हमको दिया, बहुत बड़ा नुकसान हमको दिया। वर्ल्ड ने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों के बीच में शांति नहीं है। ठीक है, लोग डरते हैं, झगड़ते हैं। ठीक है, तो ये सोच के वॉर अब बंद कर दी जाए, अब कोई वॉर नहीं होगी, सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व होगा। इसलिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ये डिक्लेयर किया गया कि अब कोई भी वॉर नहीं होगा। बट आफ्टर एंडिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जो अलाइड पावर्स थे उसके अंदर अमेरिका था और सोवियत यूनियन, ठीक है, तो पावर्स थे। अब बिकॉज ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बीच में वॉर का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो रिजल्ट ना निकलने के कारण, क्योंकि डैमेज हो रहा है वर्ल्ड को, हमें लॉस हो रही है, ये सब सोच के ये जो वर्ल्ड वॉर है ये बंद कर दिया गया, ये जो वॉर था ये बंद कर दिया गया, स्टॉप हो गया। लेकिन जो सुपर पावर होने की जो उनके अंदर मंशा थी कि नहीं हमें सुपर पावर होना है, तो ये कहीं खत्म नहीं हुई। सो द कोल्ड वॉर भी, अब इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होगी। व्हाट इज कोल्ड वॉर? जिसके अंदर नो आर्मीज आर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब कोई भी आमने सामने खड़े होके फाइट नहीं करेगा। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या होता है कि शीत युद्ध जिसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, जिसके अंदर कोई भी आर्मीज आमने सामने खड़े होके फाइट नहीं करती हैं, बट उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स चालू रहते हैं, इंटरनल टेंशंस चालू
होती है वो एक दूसरे को चेकमेट देते रहते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का जो है सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहते थे, इसलिए इन दोनों के बीच में अब कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्टेड हो गए। बिकॉज एट दैट पीरियड अमेरिका वाज ऑलरेडी अ सुपर पावर, but Soviet Union is also tried to become a superpower by making nuclear weapons and by increasing the military might. अमेरिका तो शुरुआत से ही सुपर पावर था, लेकिन अब सोवियत यूनियन जो था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया लेता था सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर भी बोला जाता है, तो ये जो था इसके अंडर में बहुत सारी कंट्रीज आती थी। तो ये बोलता था कि अमेरिका से ज्यादा हम सुपर पावर है, क्योंकि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स भी है और बड़ी मिलिट्री भी है। सो द स्ट्रगल ऑफ दिस पावर आर्म्स, okay, after that they different ideologies, attitude, and they checkmating each other. So it means counter strategies rise in this cold war, कि एक दूसरे को कम दिखाना, प्रतिस्पर्धा जो स्टार्ट हो गई, ये कोल्ड वॉर का मेन कारण था। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका, इन दोनों के बीच में अब ये कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। नाउ इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि वॉर तो कोई भी अच्छी नहीं रहती, चाहे वो फील्ड पे लड़ी जाए, चाहे वो कोल्ड वॉर हो, कोई भी वॉर अच्छी नहीं होती, बिकॉज ह्यूमन बीइंग सफर्ड फ्रॉम दैट। ह्यूमन बीइंग जो है, जो पर्सन है, वही उससे सफर होता है, क्योंकि कोल्ड वॉर के कारण भी हमें बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिले। जैसे फर्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैट बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, after that arms race, creation of regional organization, and non-alignment. So these are the different effects that we have observed in Cold War. Let us go through it one by one. The first one is creation of military organizations. Now see, to show the power, सिर्फ किस लिए? अपनी पावर शो करने के लिए कि हम पावरफुल हैं। सो जो अमेरिका है या फिर सोवियत यूनियन है, इन्होंने बहुत बड़ी मिलिट्री पावर जो है वो बनाई। सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर्स क्रिएटेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। The respective superpowers took up the responsibility of the security of the countries joining the military organization led by them. ठीक है, अब देखिए, जो भी कंट्रीज इनके अंडर में आती थी, मतलब अमेरिका के अंडर में जो कंट्रीज आ रही हैं, बिकॉज वो अपने आप को सुपर पावर मानता है, तो ऑब्वियसली जो कंट्रीज अपने आप को थोड़ा सा वीक मानती है, तो वो सुपर जो बड़ी कंट्रीज होती है उससे ही हेल्प लेती है। तो जिनको लगता था कि नहीं अमेरिका हमको अच्छी तरह हेल्प कर सकता है, तो ये उससे ज्वाइन हो जाती थी, और जिनको ऐसे लगता था कि सोवियत यूनियन हमको अच्छा हेल्प कर सकती है, तो ये उससे ज्वाइन हो जाते थे। तो जब ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ये बट गई, कुछ सोवियत यूनियन की तरफ चली गई और कुछ अमेरिका की तरफ चली गई, तो जैसे जैसे कंट्रीज उनसे जुड़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे इनका मिलिट्री पावर जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। तो जो भी कंट्रीज इन दोनों स्टेट्स को ज्वाइन होती थी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत यूनियन है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम इन दोनों का ही था। ठीक है, कोई भी कंट्री अगर अमेरिका से जुड़ती है, तो उस कंट्री को अगर कोई उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको आंसर देने का काम अमेरिका करेगा, एंड सेम फॉर द सोवियत यूनियन। तो इस तरह से इनके जो मिलिट्री थी वो दो भागों में बटी। First one is North Atlantic Territory Organization, that is also known as NATO. That is North Atlantic Territory Organization, which is established by America. Okay, it was a military organization under the dominance of America. While the Warsaw Pact, Warsaw Pact जो है, Warsaw एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, तो Warsaw Pact was a military organization under the command of सोवियत यूनियन। तो जहाँ पे उन्होंने नेटो का एस्टेब्लिशमेंट किया, वहीं पे सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया टू शो द मिलिट्री पावर।
Okay. So different types of technologies are were used in this organization. इनको हाईली लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता था, टेक्निकल नॉलेज दिया जाता था, वेपन्स को कैसे यूज करना है, एंड दे वर ऑलवेज रेडी टू फाइट. वो हमेशा तैयार रहते थे कि अगर वॉर हुई, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हम लोग अभी रेडी ही है, ऐसे बोल के वो हमेशा रेडी ही रहते थे. आफ्टर दैट, बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. बाइपोलर, बाय का मतलब है टू, डिवाइड हो जाना, एक चीज का दो भागों में डिवाइड होना, दैट इज बाय. पोलराइजेशन, पोलर जगह. तो ऐसे जो पूरा वर्ल्ड है ये दो भागों में बट गया, दैट इज बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. सो the division of the world nation into two camps during the Cold War is known as bipolarization. So, during the Cold War, most countries of the world joined either to the two superpowers bloc. Such a division of nation of the world in two groups is bipolarization. So, the scope of the Cold War increased due to this. The sphere of tension spread. So, the most countries either support to America or Soviet Union, which intensify the tension in world since the superpower constantly completed to expand their respective sphere of influence. इसका मतलब है कि जो भी कंट्रीज इनको सपोर्ट करती थी तो वो इनकी तरफ ही मुड़ती चली जा रही थी. जैसे जैसे वर्ल्ड में, क्योंकि कोल्ड वॉर था, सामने से कोई फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन टेंशन इनके बीच में बहुत थे, और जो कंट्री जिसको सपोर्ट करती थी उसका और उसके ऑपोजिट कंट्री के साथ में फिर से टेंशन स्टार्ट हो जाते थे. तो इस तरह से क्योंकि दोनों सुपर पावर्स बोल रहे थे, तो धीरे धीरे जितने भी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज हैं धीरे धीरे इनको ज्वाइन करते हुए जा रहे थे. इससे क्या हो गया कि जो वर्ल्ड है वो दो सुपर पावर्स में बट के रहेगा, और इसका बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड को देखना पड़ा कि किस तरह से ये वर्ल्ड दो भागों में बढ़ गया, दो आइडियोलॉजीज में बढ़ गया. अब इसके अंदर केवल आर्म्स ही नहीं आते हैं कि वेपन्स है, मिलिट्री है, सिर्फ उसी के कारण नहीं, क्योंकि अमेरिका जो था ये अलग आइडियोलॉजी का देश था, और जो सोवियत यूनियन था ये अलग आइडियोलॉजी का था. अब इसके अंदर अलग क्या है, बिकॉज जो अमेरिका है वो कम्युनिस्ट है, ठीक है, कम्युनिस्ट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको लोग, जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी होती है वैसे डेमोक्रेसी होती है, प्लस कम्युनिस्ट है, मतलब सब कुछ कमर्शियल है वहाँ पे, ठीक है. मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोग चुन के देंगे, लेकिन जो सर्विसेज है वहाँ पे, जो सर्विसेज मिलती है वहाँ पे, जैसे अभी बस हो गई, प्लेन हो गए, ट्रेन हो गई, तो ये कमर्शलाइज्ड है, मतलब ये प्राइवेट है, किसी एक प्राइवेट कंपनी ये सब काम करती है. जैसे अभी ट्रेन है, ट्रेन प्राइवेटाइजेशन हो गया है वहाँ पे, बसेस का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, एयरलाइंस का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ठीक है. बाकी जितनी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत है, इसलिए कमर्शियल बहुत है वो. तो ये जो पूरी सिस्टम है ये अमेरिका की थी. whereas in the case of सोवियत यूनियन का ये था कि वो टोटली सोशलिस्ट थे. वो क्या थे कि वो साम्राज्यवाद में ये बिलीव करते थे कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए. वहाँ की, मतलब इवन दो वहाँ पे अगर टीवी, फ्रिज जो कुछ होगा उसको गवर्नमेंट का ही सिक्का लगेगा. जैसे अभी हमारे इंडिया में कैसे होता है कि वीडियोकॉन अलग है, ठीक है, अब ये सब कमर्शलाइज है, वीडियोकॉन है, एलजी है, आप ये सब टीवी, फ्रिज इसके देखोगे, लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं था. वहाँ पे क्या था, उस समय पे सब कुछ गवर्नमेंट का ही था. टीवी भी प्रोडक्ट जो होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट का ही सिक्का लगेगा, ठीक है, बसेस भी गवर्नमेंट की, मतलब जो कुछ है जो पर्सन की नीड्स फुलफिल करते हैं वो सारी चीजें अंडर गवर्नमेंट ही थी, ठीक है. इसलिए कोई भी प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे नहीं था, और उनका एक ही काम था कि किस तरह से इम्पेरियलिज्म जिसको बोलते हैं, कि अपना साम्राज्य जो है वो बढ़ाते चला जाना, और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का ही रहेगा. इवन दो जो न्यूज आती है
जो मीडिया न्यूज देती है तो वही न्यूज देगी जो गवर्नमेंट बताएगा, जो गवर्नमेंट को हेल्प करेगा। ऐसी ही न्यूज जो है सोवियत यूनियन में ब्रॉडकास्ट होती थी। तो ये जो दो आइडियोलॉजीज थी, इनके बीच में कोल्ड वॉर मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि ये अपने आप को सुपर पावर दिखा रहे, आर्म्स को दिखा के, इनकी आइडियोलॉजीज भी बहुत अलग थी और इनके बीच में भी ये मतभेद होने के कारण ये जो प्रॉब्लम्स थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। आफ्टर दैट कैन सी वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप में आप ये जो येलो पार्ट देख रहे हैं ये सोवियत यूनियन का है, जहाँ पे यूरोप था, ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका। तो जो भी कंट्रीज जो थी वो अगर अमेरिका को सपोर्ट करती थी तो वो आइडियोलॉजीज अमेरिका की मानती थी, और जो भी यूएसएसआर को या फिर सोवियत यूनियन को मानता था वो सारी आइडियोलॉजीज सोवियत यूनियन की यूज करते थे। आफ्टर दैट the Cuban Missile Crisis. Now, what happened with this Cuban Missile Crisis in 1962? So, in October 1962 was a direct and dangerous confrontation between the United States and Soviet Union during the Cold War, and was the moment when two superpowers came close to nuclear conflict. देखिए, यहाँ पे जो कोल्ड वॉर है वो इस स्टेज तक आ गया था कि सबको लगता था कि अब कभी ना कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट ही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सुपर पावर्स थे, इन सुपर ये धीरे धीरे बीच बीच में अपनी जो पावर है वो एक दूसरे को दिखाते थे। तो उसी का एक एग्जाम्पल है, दिस इज द क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस। अब क्या हुआ था, आप ये स्क्वाड देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि यूरोप की तरफ से, मतलब यूरोप मतलब यूनाइटेड सोवियत यूनियन जो है, उनकी तरफ से एक सबमरीन मिसाइल जो थी, ठीक है, मिसाइल लेकिन अंडर वाटर, नॉट थ्रू एयर, अंडर वाटर। अंडर वाटर यहाँ जो स्पॉट है वो है क्यूबा का, ठीक है। यहाँ क्यूबा में अंडर वाटर ये मिसाइल जो है वो डाली गई टू डिस्ट्रॉय क्यूबा, और एट दैट टाइम क्यूबा वाज अंडर इन अमेरिका। तो अमेरिका के अंडर में क्यूबा था, और क्यूबा एक ऐसी जगह थी जहाँ से पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें जो है वो भेजी जाती थी। मेन स्पॉट आप समझ लीजिए वो सेंटर था क्यूबा। तो अपने आप को सुपर पावर शो करने के लिए सोवियत यूनियन ने एक ऐसी मिसाइल बनाई जो अंडर वाटर उन्होंने क्यूबा पर छोड़ी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट इन बिटवीन अमेरिका ने उसे डिटेक्ट कर लिया, और डिटेक्ट करने के बाद में उन्हें तुरंत बताया कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो या फिर उसका जो रूट है उसे चेंज करो, नहीं तो तुरंत थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये कंडीशन उन्होंने रखी कि अगर तुमने ये मिसाइल जो है उसको स्टॉप नहीं किया, उसका टारगेट आपने अलग नहीं किया, तो कहीं पे जाके ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है ये अभी के अभी स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए तब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि इसके पास में अगर ये मिसाइल थी तो उनके पास में भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, उन्होंने बाय एयर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, कर दिया होगा, मतलब वो करने वाला था अगर उसने स्टॉप नहीं किया होता तो ये जो क्यूबन मिसाइल है इसका ये जो क्राइसिस है 1962 में, ये बहुत ही यादगार समझा जाता है कि इस मिसाइल के कारण जब उन्होंने छोड़ा सोवियत यूनियन ने, तो ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की वार्निंग बेल थी कि अगर ये मिसाइल हो जाता, अगर उसने टारगेट कर लिया होता तो आज हमको थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ने को मिलता। Okay. After that, the communist revolution took place in 1917. Russia and the Soviet Union. So, the communist revolution took place in 1917 in Russia, and the Soviet Union came into being. In a short while, the Soviet Union come up as the superpower in international politics. But there were extreme difference of opinions between America and the Soviet Union. अब देखिए, क्योंकि रिवॉल्यूशन जो हुआ 1970 के बाद में, जब ये वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुई थी, तब तब जो रिवॉल्यूशंस हुए थे, बिकॉज रशिया जो था ये बहुत बड़ा कंट्री था, ठीक है, रशिया जो था यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री था, तो इसके इसके पास में इतना पावर था
कि वो सबको अपने अंडर ले सकता था। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ल्ड में ये सोचा जाता था कि सोवियत यूनियन ही सबसे बड़ा पावर है। बट इसी के ऑपोजिट देखा गया तो अमेरिका था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का था, कम्युनिस्ट था। ठीक है, ये जो रिवॉल्यूशन आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे थे वर्ल्ड में पॉलिटिक्स में। तो जब पॉलिटिक्स में चेंज होते हैं तो ये देखा गया कि जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है वो अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें कमर्शलाइज भी है, लेकिन जो सरकार वहाँ पे बनती है, गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेटिक बनती है। लोग उसको चयन करके देते हैं, उसे जो है चुन के देते हैं। तो इस तरह से उनका जो पॉलिटिक्स का था, उनका जो पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी, तो लोग उसको मानते थे। लेकिन ये बहुत बड़ा था, इसलिए ये अपने आप को सुपर पावर मानता था। तो इनके बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ आर्म्स को लेके प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी आइडियोलॉजीज, ओपिनियंस भी डिफरेंट थे। जैसे द यूएसए वाज द डेमोक्रेटिक स्टेट advocating capitalism, while the Soviet Union advocating socialism and a one-party authoritarian system. Both the superpowers wanted to expand their own dominance in the world. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप यूएसए मतलब अमेरिका जो था वो डेमोक्रेटिक स्टेट था, और वो कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। ठीक है, जिसको कमर्शलाइज, जहाँ से पैसा ज्यादा कमाया जाए, तो ऐसे कैपिटलिज्म जो है उसको अमेरिका सपोर्ट करता था, वेरएज सोवियत यूनियन सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, और वहां पे केवल एक ही पार्टी रहा करती थी। जैसे अभी हमारे इंडिया में आप देखो तो आपको बहुत सारी पार्टीज दिखेंगी, पॉलिटिक्स में आपको बहुत सारी पार्टीज मिलेंगी, लेकिन सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था, केवल एक ही पार्टी थी जो पूरे देश पर रूल करती थी, राज्य करती थी। तो इस तरह से इनके जो आइडियोलॉजीज थी, ओपिनियंस थे, ये अलग अलग थे। बट both the powers wanted to expand their own dominance in the world. फिर भी ये जो दोनों पावर्स थे, सुपर पावर्स, ये अपना कब्जा जो है पूरे वर्ल्ड पे करना चाहते थे। अमेरिका वांटेड टू स्प्रेड कैपिटलिज्म व्हाइल द सोवियत यूनियन वांटेड टू स्प्रेड सोशलिज्म। जहाँ पे वर्ल्ड पे कब्जा करके अमेरिका कैपिटलिज्म फैलाना चाहता था कि हर जगह पे हर चीज कमर्शलाइज हो जाए, लोगों को बहुत सारा पैसा मिला। वहीं पे सोवियत यूनियन का कि सोशलिज्म पे, साम्राज्यवाद पे, मतलब हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना है। जैसे एक राजा जो होता है ना, सारे दूसरे देश जीत जीत के उसका राजा बन जाता है, तो वैसे ही सोवियत यूनियन जो था वो सारे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को अपने अंडर लेके खुद एक राजा की जैसे, सुप्रीम पावर की जैसे करना चाहता था। So both countries started making efforts to pull smaller countries into their respective blocs in order to increase their hegemony. As a result, Europe was ideologically divided. Western Europe countries joined to the bloc led by America, while Eastern Europe countries joined the bloc led by Soviet Union. अब now this because of these ideologies, ये जो expand करना था उनको, क्या क्या एक्सपेंड करना था, अमेरिका को कैपिटलिज्म एक्सपेंड करना था और सोवियत यूनियन को सोशलिज्म एक्सपेंड करना था। तो क्योंकि यूरोप ये बहुत बड़ा कंट्री था, तो यहाँ के भी लोग जो थे वो इन आइडियोलॉजी से मतलब उसके वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड, यूरोप के ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, तो ये जो यूरोप जो था ये डिवाइड हो गया दो भागों में। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी, वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी, उन्होंने अमेरिका को ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, वेयरएज द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो ईस्टर्न बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे, दे ज्वाइन द ब्लॉक ऑफ सोवियत यूनियन, उन्होंने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया बिकॉज दे लाइक सोशलिज्म. So these superpowers exported the policy of extending military and economic help to the countries in their respective blocs. तो अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए उन्होंने क्या पॉलिसी स्टार्ट की, उन्होंने अपनी मिलिट्री बढ़ाई, ठीक है, और इकोनॉमिक हेल्प, मतलब जो कंट्रीज उनके अंडर आ रही थी उनको इकोनॉमिक हेल्प भी वो देते जा रहे थे, कि जिससे कि वो उनके अंडर में ही
हमेशा रहे। तो इस तरह से ये जो आइडियोलॉजी है, डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज में दिस कोल्ड वॉर, उसने इस कोल्ड वॉर को स्टार्ट ही रखा। नेक्स्ट वन इज आर्म्स रेस। आर्म्स मीन्स हथियार, जो कुछ मिलिट्री वेपन्स होते हैं, दैट इज द आर्म्स। सो द सुपर पावर स्टार्टेड producing arms on a larger scale to outsmart each other. There started a rivalry to make more and more destructive weapons and to acquire the technology required for the same. Now see arms race. अब because they want to be supreme power, अब इन दोनों को अपने आप को सुप्रीम पावर को शो करना था, तो आइडियोलॉजीज तो एक हमने डिस्कस कर ली कि किस तरह से उनकी आइडियोलॉजीज अलग थी, तो क्या वो चाहते थे। इसी के बाद में आर्म्स रेस इन दोनों के बीच में, बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही थी, सो द न्यूक्लियर आर्म्स रेस वाज एन आर्म्स रेस कंपटीशन फॉर supremacy in nuclear warfare between United States and the Soviet Union and their respective allies during the Cold War. तो जितने भी आर्म्स नए नए आते थे, ठीक है, जितने भी नए टाइप के हथियार आते थे, तो दोनों जो है वो हथियार बनाते थे। अगर एक के पास में नई टाइप की गन्स आई तो उसी टाइप की नई टाइप की गन्स ये भी बनाता था। अगर इसने मिसाइल्स बनाई तो वो भी मिसाइल्स बनाता था। इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो ये भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाते थे। इस तरह से इन दोनों के बीच में ये जो आर्म्स को लेके रस्सा खींची चालू हो गई, तो ये दोनों अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश चालू रख रहे थे। बट सून both the powers realized that the arms race may endanger international peace, as these efforts towards arms control and disarmament also happened during this period. तो कोल्ड वॉर जब चल रहा था, जब ये वर्ल्ड में पता मतलब अब कुछ भाग ऐसा भी होता है कि जो इन दोनों की तरफ होंगे, ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये उनको पता चला कि जब ये दोनों कंट्रीज जो है, दे वांट टू बी सुपर पावर्स एंड दे आर मेकिंग न्यू आर्म्स, नो हाईली टेक्नोलॉजिकल आर्म्स, टेक्निकल आर्म्स, वेपन्स। आर्म्स बने हुए उसको वेपन्स बोलेंगे हम। ऐसे वेपन्स बना रहे हैं और इन वेपन्स का अगर कभी कहीं पे प्रयोग हो गया, जैसे दे आर फॉन्ड ऑफ दिस हिरोशिमा एंड नागासाकी रिजल्ट, सबके सामने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, उसका एक्सप्लोजन के जो रिजल्ट्स थे वो अभी भी वर्ल्ड देख रहा था। तब इन्होंने सोचा कि अगर इनके पास में इतने सारे वेपन्स हैं और नए नए टेक्निकल टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है, तो इससे इनके पास में जो ये जो टेक्निकल वेपन्स है कहीं इनका यूज हुआ, छोटे मोटे दौर पे भी हुआ, तो भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए ये बताया गया कि आप लोग अभी इन हथियारों को बनाना बंद करो। डिसआर्मामेंट मतलब उनको खत्म कर दिया गया। बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स जो थे वो खत्म कर दिए गए, बहुत सारे वेपन जो थे वो जमा कर दिए गए, मतलब उनका कभी यूज नहीं होगा, बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड पीस। तो इसलिए उन दोनों को ये बताया गया, फॉर द प्लेजर ऑफ आवर वर्ल्ड पीस वी हैव टू डिस्ट्रॉय दीज आर्म्स एंड हैव टू कंट्रोल ऑन दीज आर्म्स। तो जितने भी आर्मरी तब बनाई गई, वेपन्स बनाए गए, तो उनको उन्होंने कभी यूज नहीं किया, बिकॉज दे आर वेरी हाईली टेक्निकल वेपन्स। तो वो बहुत ही टेक्नोलॉजी से फुल वेपन्स थे, एक्सप्लोसिव्स थे, इसलिए ये सब उन्होंने कंट्रोल कर दिया गया और उनका वेपन्स का यूज नहीं हुआ। आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। Now see, developing nations created regional organizations at the regional level in order to assure mutual cooperation in the context of the supreme power rivalry. They felt that economic development was more important. European countries come together and form the European Economic Community, while the Southeast Asian countries come together and they establish the new organization. Now see, creation of regional organization. So, as we know that between this Cold War, the world had divided, bipolarized. लेकिन अब it is not bipolarized, it
इट इज मल्टीपोलराइज्ड। क्या हुआ कि जैसे सुपर पावर के इस रेस में वर्ल्ड दो भागों में बट रहा था, वहीं पे कई ऐसे देश जो थे उनके ही अंडर में थे, कई ऐसे देश थे उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, बिकॉज राइवलरी इतनी बढ़ गई थी कि कोई किसी के फायदा नुकसान देख ही नहीं रहा था। सिर्फ वो अपने अपने सुप्रीम पावर बनने के लाइन में ही चलते चले जा रहे थे। उनको देश, जो वर्ल्ड में बाकी जो देश है उनसे कुछ भी उनको रिलेशन नहीं था। तब ये छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो तैयार हुए, ठीक है। उन्होंने इस सुपर पावर की जो राइवलरी है इसको अलग रखा, बिकॉज ये दोनों तो सुपर पावर्स थे, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑल्सो, इनके पास में इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए सुपर पावर थे दोनों। लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं, जो छोटे कंट्रीज वी आर गोइंग टू जॉइन दिस सुपर पावर्स, व्हाट अबाउट दैट, उनका क्या? क्योंकि ये तो अपने सुपर पावर को दिखाने में बिजी है, इनकी इकोनॉमी भी हाई है, लेकिन ये जो छोटे छोटे रीजन्स थे इन्होंने सोचा कि इनको सपोर्ट करने में, इनकी सुपर पावर को शो करके हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रीजन की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो अपने रीजन की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बने। जैसे यूरोप कंट्रीज जो है वो जो छोटे छोटे कंट्रीज थे जो यूरोप के हैं वो एक साथ आई, ठीक है। तो यूरोप कंट्रीज कम टुगेदर एंड फ्रॉम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसे EECB बोलते हैं, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये एक रीजन बना। और दूसरा बना भाई द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो साउथ की जो ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, दैट उसके अंदर कौन कौन होता है? सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये सब जो कंट्रीज थे दे एस्टेब्लिश एशिया, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इस तरह से, ये तो एग्जाम्पल है, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो तैयार हैं। ये हमने फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू यूरोप, तो उन्होंने इस टाइप के छोटे रिलीजन्स जो है, ऑर्गेनाइजेशन थे, वो एस्टेब्लिश किए टू स्ट्रॉन्ग देयर इकोनॉमी। अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह से छोटे रीजन्स जो थे उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। After that, non-alignment. Non-alignment, in the period of the Cold War, while the world was becoming bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. Such nations decided to stay out of the Cold War rivalry. Their policies is known as non-alignment. So non-alignment was an important movement during the Cold War. So that what I say is that some countries joined the American superpower and some countries have joined the Soviet Union superpower. But some countries are not interested in these superpowers. कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनको इन सुपर पावर से कुछ लेना नहीं देना, बिकॉज दे वांट गुड इकोनॉमी, दे वांट देयर इंडिपेंडेंस, दे वांट देयर प्रोटेक्शन। ऐसी ये जो कंट्रीज थी वो, जो बाकी जो इन दोनों को छोड़ के, इनको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज को छोड़ के, ऐसी भी कंट्रीज थी जिनको सिर्फ अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना था। So, non-alignment movement is formed of 120 developing world states that are not formally aligned with or against any major power bloc. After the United Nations, it is the largest grouping of states worldwide. This led to the first conference of head of states or government of non-aligned countries. नॉन अलाइनमेंट का मतलब ही तो समझ लो, जो सीधा चल रहे हैं उससे कुछ अलग, ठीक है। जिनको इन झगड़ों से कुछ नहीं लेना था, जिनको सुपर पावर से कुछ नहीं लेना था, ऐसी छोटे छोटे कंट्रीज जो अपने इंडिपेंडेंस को, जिसको, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि ये जो स्टार्ट हुआ था 1945 में,
ठीक है। 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो जब हमें अपने देश को इंडिपेंडेंस मिले तो हम क्यों इसको जाके सपोर्ट करेंगे? हम अपने देश को बढ़ाएंगे ना, हम अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे। और ऐसे ही इंडिया जैसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज थी जिन्होंने ये सोचा कि हम इन सुपर पावर्स को सपोर्ट करने से अच्छा है कि हम अपने देश के बारे में सोचें, हम उसको डेवलप करने के बारे में सोचें, हम उसकी इकोनॉमी बढ़ाने के बारे में सोचें। तो ऐसा ये थर्ड ग्रुप था जिन्होंने इन दोनों को सपोर्ट नहीं किया, ना ही अमेरिका को सपोर्ट किया और ना ही सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया। सो such nations decided to stay out of the Cold War rivalry. इनकी दुश्मनी से उनको दूर रहना ही पसंद किया और इस पॉलिसी को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऐसा बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट बोलते हैं। और ये जो नॉन अलाइनमेंट है उसके लिए 5 founding members are there of NAM, that is non-alignment movement. So, the founding members of the non-alignment movement in 1960 to 61, from the left to right, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru. After that, Nikrum, Ghana's first president. After that, Gamal Abdel Nasser, the second president of Egypt. After that, Sukarno, first president of Indonesia, and last one, Marshal Tito, president of Yugoslavia. It means what? India, Ghana, after that Egypt, Indonesia and Yugoslavia. ये जो 5 देश हैं, इन्होंने इन बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये आगे बढ़ाई। ठीक है। So the Asian and African countries which become independent after the Second World War supported the ideas of non-alignment. This movement started in 1961 under the leadership of India's Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, President of Yugoslavia Marshal Tito, President of Egypt Gamal Abdel Nasser, President of Indonesia Dr. Sukarno, and President of Ghana Mr. Kwame Nkrumah. तो ये जो 5 देश के जो प्रेसिडेंट है एंड प्लस 1 प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया, तो इन्होंने जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में छोटी छोटी कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है, उन्होंने इन सब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया बिकॉज उनका भी यही कहना था व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंस व्हाई वी सपोर्ट दीज सुप्रीम पावर्स। जब हमको आज़ादी मिल गई है तो हमें किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हमें खुद अपने देश का डेवलपमेंट करना है, हमें खुद अपने देश की इकोनॉमी बढ़ानी है, उसके बारे में सोचना है। तो इनकी राइवलरी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब इनकी दुश्मनी जो चल रही थी सुपर पावर की, तो इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने अपने अपने दूसरे काम में लगना स्टार्ट किया और उन्होंने NAM दैट इज नाम दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, so it's over for today's lecture.